मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो हमको पता चलता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पे ये होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। उस टाइम पे अंग्रेज अपने पैर जमा रहे थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले, देखो थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ये भारत है, ठीक है। ये देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्षेत्र है बंगाल का। तो अंग्रेज जब भारत में सबसे पहले आए थे ना, तो वो सबसे पहले अपना जो प्रभाव जहां पे स्थापित किया उन्होंने, वो था ये। पहले तो वो यहां आए थे, तो यहाँ उनकी पार नहीं पड़ी। यहाँ पे उन्होंने कोठी वोठी बनाई, सूरत में कोठी बनाई थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ये सारी बातें अपने जानते हो। मेन चीज क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपना प्रभाव जमाया। कैसे जमाया? इससे पहले स्थिति क्या थी? तो अंग्रेज जब आए थे उससे जस्ट पहले ये था कि ये पूरा भारत किसके अंडर में था? किसके अंडर में था? मुगल बादशाह के अंडर में था। सही। मतलब मुगल बादशाह की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली भी थी और आगरा भी, दो राजधानी, लेकिन दोनों पास पास है। आप तो मान लो ये राजधानी है, ठीक भाई, इसमें दिल्ली मान लो, आगरा मान लो। अब ये बताओ कि ये मुगल बादशाह यहां बैठा है और इतना बड़ा लंबा चौड़ा भारत है। क्या मुगल बादशाह अकेला शासन कर सकता है क्या पूरे भारत में? नहीं कर सकता। तो इसने क्या किया था? जैसे अपना भारत है, अपने भारत में एक होता है प्रधानमंत्री, होता ही नहीं होता, लेकिन राज्यों में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों में प्रधानमंत्री शासन करने आता है क्या? नहीं आता। क्यों? क्योंकि अकेला प्रधानमंत्री इतने बड़े भारत पे कैसे शासन करे। इसलिए अलग अलग जगह क्या बना रखे हैं? सूबेदार। और सूबेदारों को अपन क्या कह देते हैं? मुख्यमंत्री। ठीक है। उस टाइम पे ये सूबेदार थे, आज की डेट में हम क्या कह देते हैं इनको? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री राज्य में बैठा है, ये राज्य मान लो, इस राज्य में, और मुख्यमंत्री ये जयपुर में यहां मुख्यमंत्री बैठा है। अब मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री पूरे राज्य में सब जगह जाता है क्या? सब जगह शासन करता है क्या? तो वो क्या करता है? राज्य को किसमें बांट देता है? जिलों में बांट देता है। अरे जिलों में बांटता है कि नहीं? जिलों में बांट देता है। ऐसे ही फिर हर जिले पे एक कलेक्टर बनाता है वो। हर जिले पे एक क्या हो जाएगा? जिला कलेक्टर हो जाएगा। फिर जिला कलेक्टर भी क्या पूरे जिले में घूमता है क्या? मान लो जिला कलेक्टर यहां बैठा है, अब इस पूरे जिले में जिला कलेक्टर घूम रहा है क्या? तो वो तहसीलें बना देता है। क्या बताएंगे? तो इस तरह से शासन होता है। शासन करने के लिए राज्य को, स्थान को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही मुगलों ने भी अपने 17-18 प्रांत बना रखे थे। क्या बना रखे थे? उन प्रांतों में से ही एक प्रांत का नाम क्या था? बंगाल। बंगाल में आके अंग्रेजों ने अपनी एक व्यापारिक कोठी बनाई, मतलब एक अड्डा बना लिया। वहां पे एक ऐसे एक छोटी सी चार दीवारी, दो चार कमरे, बड़े बड़े हॉल बनाए, और वहां पे क्या करने लग गए? अपने व्यापार, माल लाते थे, वहां पे माल रखते थे, मान लो। बंगाल का जो सूबेदार था, बंगाल का मुख्यमंत्री मान लो उस टाइम पे, बंगाल का जो सूबेदार था वो था नवाब। और नवाब जब देखता था कि यार ये कुछ बाहर के लोग हैं, सफेद चमड़ी वाले हैं, अलग ही तरह के लोग हैं, ये माल वाल लाते हैं यहाँ से, यहाँ से वापस भेज देते हैं, करने दो, व्यापार कर रहे हैं, अपने को टैक्स दे देते हैं। नवाब को क्या देते थे? ये टैक्स दे देते थे। इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन जब इनमें और फ्रांसीसियों में, दूसरे यूरोपियों में लड़ाइयां होती थी, व्यापार के चक्कर में लड़ाइयां झगड़े होते थे, तो इन्होंने क्या है कि एक बार अपने इसको, ये जो इनकी कोठी थी, इस कोठी के चारों तरफ क्या बना दी? मोटी तगड़ी दीवार। मोटी तगड़ी दीवार बना दी अपनी खुद की। भाई इनके पास पैसा आ गया, व्यापार कर करके इन्होंने क्या कमा लिया? पैसा कमा लिया। तो इन्होंने सेना रखनी शुरू कर दी अपनी। भाई सुरक्षा के लिए अपनी क्या रख रहे हैं? सेना। तो नवाब आया कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? कि क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। अरे तुम व्यापार कर रहे हो, तुम सेना क्यों रख रहे हो? व्यापार, व्यापारी कोई सेना रखता है क्या? तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। भाई नवाब कौन है? तुम व्यापारी हो, तुम्हारा काम व्यापार करना, व्यापार करो। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हमको खतरा रहता है
हमारे माल को कोई ले जाए, हमारे माल को तो आप हर बार थोड़ी सुरक्षा कर सकते हो, इसलिए हमको हमारी सेना रखनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आखिरकार नवाब में और अंग्रेजों में क्या होती है, लड़ाई होती है। नवाब के पास बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा है वो, और अंग्रेजों के पास क्या है, छोटी सेना है। लेकिन अंग्रेज दिमाग वाले बहुत थे, उनके पास तकनीकी थी। मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि 10 साल तक गधे की तरह पढ़ने वाला सफल नहीं होता है। सफल वो होता है जो 1-2 साल स्मार्टली पढ़ ले, बुद्धि से पढ़ ले, दिमाग लगा के पढ़ ले ना, वो सफल होगा। अंग्रेज बहुत स्मार्ट थे। और देखते हो आप, आज तक सारे आविष्कार किसने किए हैं? कुछ इक्के दुक्के हम भारतीयों ने किए, बाकी सारे किसने किए? तो सारी चीजें, बिजली जो आप बिजली के नीचे बैठे हो, गर्मियों में आराम से बैठे हो, वो बिजली किसने बनाई है? अंग्रेजों ने बनाई। तो सारे आविष्कार करने जो स्मार्ट लोग थे। इन छोटी सी सेना ने नवाब की सेना को हरा दिया। हरा दिया, नवाब की सेना हरा दिया, तो बंगाल पर किसका राज हो गया? अंग्रेजों। बंगाल पे अंग्रेजों का राज हो गया। बंगाल पे अंग्रेजों का राज होने के बाद स्थिति ये बनती है कि बंगाल पर राज की खबर किसको मिली? मुगल बादशाह को। यार बंगाल हमारे हाथ से चला गया, हमारा सूबेदार है, नवाब है, उसको तो मार भगाया, और बंगाल पे अब कौन आ गया है? अंग्रेज आ गए। ऐसी स्थिति में बंगाल का जो नवाब था और मुगल बादशाह था, और एक अवध जो है, अवध और था एक प्रांत पड़ोस में, अवध का भी नवाब था। मान लो ये बंगाल का है, ये अवध का है, और ये मुगल बादशाह, 1, 2 और 3, ये तीनों मिले और तीनों ने अपनी अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और तीनों जाके इकट्ठे होकर अंग्रेजों से लड़े। और ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध। पहले वाला जो नवाब उसको हराया था वो प्लासी का युद्ध था। आपको कोई खास इससे मतलब नहीं। आखिरकार बक्सर के 1764 में हुआ था, प्लासी वाला 57 में हुआ, 1700। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में तो नवाब को हरा दिया अंग्रेजों ने, और बक्सर के युद्ध में इन तीनों को ही हरा दिया। एक्चुअली क्या है, प्लासी के युद्ध में जब बंगाल का नवाब हार गया तो वो यहां से गया अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब आराम से बैठ के हुक्का पी रहा था, और उसके पास में ही मुगल बादशाह भी आया हुआ था, वो भी हुक्का पी रहा था, दोनों हुक्के पी रहे थे। तो जब बंगाल का नवाब वहां जाके मिला कि आप यहां बैठ के हुक्का पी रहे हो, वहां अंग्रेजों ने हमको हरा दिया, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया किस पर? किस पर? बंगाल। ऐसी स्थिति में ये तीनों अपना हुक्का छोड़ के और अपनी सेना लेके और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हैं, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज इनको बुरी तरह से घसीट घसीट कर पीटते हैं और इनको क्या कर देते हैं, तीनों को ही हरा देते हैं। अब मुगल बादशाह भी हार गया अंग्रेजों से। ऐसी स्थिति में मुगल बादशाह तो अपने वापस लौट जाता है, भाई मेरे पीछा छोड़ो, मेरा जो बच्चा कुचा है उसको बचाने दो। और यहां पे अब शासन किसका हो गया? अंग्रेजों। अंग्रेजों ने अब यहां पे शासन करना शुरू कर दिया, तो यहां पे इन्होंने एक गवर्नर जनरल बना दिया। पहले तो बनाया गवर्नर, और गवर्नर कौन था? क्लाइव। कासिम नहीं, क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। ये भारत का इतिहास है, अपने को नहीं। अरे बातें नहीं, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, आगे खिसक जाओ थोड़ा, जो भी है सेट हो जाओ, बोलना मत कोई भी। और इसके बाद ये तो हो गया क्लाइव। इसके बाद बंगाल पर जब पूरा अधिकार हो गया उनका, इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ पे, ये मुगल बादशाह कमजोर हो ही गया था, धीरे धीरे यहां तक कर लिया। अब ये पूरे जहां जहां मुगल बादशाह था वहां वहां पे किसका शासन हो गया? अंग्रेजों। लेकिन ये हुआ कब? ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ। अंग्रेजों ने अचानक कुछ नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे किया। अंग्रेज बहुत समझदार थे, बुद्धिमान लोग थे, मूर्ख नहीं थे। उन्होंने जो भी किया बहुत ही सोच समझ के, बुद्धि से किया, स्मार्टली किया। 1857 की क्रांति तक अपने मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में उसने भाग लिया, उसने विद्रोह किया, इसलिए अंग्रेजों ने उसको फिर हटाया। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि यहां तक जब किया तो जितना भी मुगल बादशाह के अंडर में जो क्षेत्र आता था वो सारा किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों को एक शक्ति और थी जिससे लड़ना था, और वो थे मराठे। आखिरकार 1815 आते आते 1815 आते आते अंग्रेजों ने किनको हरा दिया? मराठों को।
अब दो चीजें होती हैं, अब राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में दो चीजें होती हैं, 1798 से लेकर और 1805 तक एक गवर्नर जनरल का मतलब होता था अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा राजा होता था ना भारत में, भाई भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी राजा जो था वो कौन था? गवर्नर जनरल। तो 1798 से 1805 तक भारत में एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसको मराठे हराने थे, मराठे लगभग हार गए थे। पहले तो इसने टीपू सुल्तान को हराया मैसूर, फिर इसको मराठे हराने थे क्योंकि मराठे बार बार अंग्रेजों को क्या कर रहे थे? परेशान। तो मराठों को हराने के लिए इसने क्या किया? इसने एक तरकीब अपनाई। वो तरकीब क्या थी? देखो, वो तरकीब ये है कि मान लेते हैं ये क्या है? भारत। हमारा प्यारा भारत कैसा हो गया है? गोल मान लेते हैं। अब इस भारत में मान लेते हैं कि यहां पे जो है मराठों का राज है, ठीक। यहां पे मान लेते हैं कि मैसूर वालों का राज है। ये मैसूर, मैसूर बोलते हैं कर्नाटक के जो हैदर अली वगैरह थे ना उनको मैसूर, है ना। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मराठे। ये मैसूर, ये मराठे हो गए, चलो ठीक है। इसको हैदर अली कर लेते हैं एच और ये एम। अब मान लेते हैं यहां अंग्रेजों का है, ठीक। ये कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के लॉर्ड वेलेस्ली ने एक तरकीब लगाई कि यार अपनी दुश्मनी किससे है? इससे है, मराठों से है। तो इसने क्या किया? हैदर अली को बुलाया। हैदर अली को बुला के कहा कि आप ऐसा करो, हमसे संधि कर लो। संधि बोले तो फ्रेंड, फ्रेंड बन जाओ, दोस्ती कर लो। कि भाई क्यों? कैसे कर लो? कि देखो हमारी दुश्मनी मराठों से, हालांकि इससे भी है, इससे बाद में होगी, अभी किससे है? मराठों से। और मराठों से हमारी दुश्मनी है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। तो अपन दोनों क्या कर लेते हैं? संधि। आप हम पे अटैक नहीं करोगे, हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। अगर आप पे कोई अटैक करता है तो हम बचाएंगे, और हम पर कोई अटैक करता है तो कौन बचाएगा? ऐसे इन्होंने, अंग्रेजों ने जो भी आसपास के राज्य थे ना, भाई भारत में तो बहुत सारे राज्य थे, इन सबसे क्या कर रखी थी? संधि। अब मान लो इन दोनों से संधि कर ली अंग्रेजों ने, और इसको फिर लपेट लिया, इसको हरा दिया। फिर जब ये हार गया तो अंग्रेज यहां तक हो गए, अंग्रेजों का राज्य बढ़ गया। फिर अब इन दोनों को हरा दिया, इनको भी मिला लिया। अब इनको मिला लिया, फिर इससे संधि कर ली कि भाई तू अलग रहना, तू लड़ा मत, हम जब इनसे लड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी अब जब इन पे अटैक कर रहे हैं मराठों पे, तो ये शांत बैठा है, अपने देख रहा है कि अपने क्या है? संधि अपनी तो अंग्रेजों से। ऐसी स्थिति में क्या होता है? इनको हरा देंगे, इनको मिला लेंगे। अब अंग्रेज यहां भी आ गए, यहां भी आ गए, बीच में पड़ गया, अब फिर इसको ले लेंगे। ऐसे करके अंग्रेजों ने सारा का सारा भारत जीत। इस संधि को कहते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं वो क्या है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक। सहायक बोले तो सहायता करने की। कैसी संधि है? सहायता करने की, यानी कि हम आक्रमण नहीं करेंगे और आप भी हम पे आक्रमण, हम पर कोई आक्रमण करेगा तो आप सहायता करो, और आप पर कोई आक्रमण करेगा तो ठीक वैसे ही है जैसे मैं अभी मान लो ये 3 लोगों से संधि कर लूं और फिर इन 2 लोगों से लड़ लूं, इनको हरा दूं और वो शांत देखते रहे। फिर जब मैं ये 2 भी ये सारे मिल जाए मेरी तरफ, फिर मैं इनको हरा दूं। फिर जब ये मिल जाए तो मैं उनको हरा दूं। फिर धीरे धीरे क्या है? सबको हरा दूं। तो ये स्थिति किसने की? अंग्रेजों ने। इसलिए इन संधियों को क्या कहते हैं? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी, राजस्थान में 3 राज्यों ने की, भरतपुर, अलवर और जयपुर। ये 3 स्टेट थे, 3 देश थे। 3 देशों ने सबसे पहले क्या की थी? संधि। भरतपुर ने सबसे पहले की, रणजीत सिंह थे, लॉर्ड लेक ने करवाई थी, फिर अलवर और फिर जयपुर। ये तो कौन सी संधियां हो गई? लॉर्ड वेलेस्ली वाली। अब लेकिन अंग्रेजों ने फिर बाकी के राज्यों से मेरा मतलब क्या है? राजस्थान के राज्य। तो राजस्थान में कितने राज्य थे उस टाइम पे? अरे 19 रियासतें थी। 28 राज्य कहां से आए भाई? जयपुर एक राज्य था, अलवर राज्य है,
उदयपुर राज्य है, जोधपुर राज्य है, बीकानेर राज्य है, जैसलमेर राज्य है, नागौर है, ये क्या है? सब राज्य है। राजस्थान को राज्य मत मानो अभी, उस टाइम पे जाओ, उस टाइम पे राजस्थान राज्य नहीं था, राजस्थान ही नहीं था, राजस्थान तो बाद में आता है। उस टाइम पे क्या थे? ये सब अपने अपने राज्य थे, सबके अपने अपने सिक्के अभी नहीं पड़े क्या? अरे अपने अपने सिक्के थे ना सबके, अलग अलग थे कि नहीं? तो ये सब अलग अलग देश थे। आपको जयपुर से अगर माल लेके उदयपुर जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कुछ भी ले जा सकते हो ना ट्रक भर के जयपुर से उदयपुर, तो टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन उस टाइम पे क्या है, आप मान लो अपना कोई कपड़े बनाते हो और आपको अपने कपड़े उदयपुर में ले जाके बेचने, तो अलग देश है वो, वहां की सीमा में घुसने से पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी वहां के राजा से। अब लेनी पड़ती है क्या? अब पूरे देश में कहीं घूमो, तो उस टाइम पे ये क्या थे? अलग अलग देश, अलग अलग राज्य थे। तो इस तरह से क्या होता है कि हर केवल 3 राज्यों ने तो बेलेजली से संधि कर ली। किस किसने कर ली? भरतपुर, अलवर और जयपुर। लेकिन बाकी के राज्यों ने कहा कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो बेलेजली ने संधि करने से मना कर दिया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार अंग्रेज तो संधि करना चाहते थे, क्यों मना कर दिया? ऐसा आ रहा है कि दिमाग में? अगर आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई ध्यान नहीं है। तो आ रहा है तो सुनो। अंग्रेजों को ये था कि भाई अपने को मराठों से लड़ना है और मराठों को हराना है, और मराठों को हराने के लिए देश में जगह जगह क्या कर रहे थे? संधियां कर रहे थे। मैसूर से कर ली, है ना, श्रीरंगपट्टनम कहीं कर ली, कहीं कर ली। तो राजस्थान वाले, भरतपुर वालों ने भी कहा भाई हमसे भी कर लो, कि तुमको किस बात का खतरा है कि हमारे भी मराठे आते हैं लूटते। तो राजस्थान वाले जो राज्य थे वो तो मराठों से डर की वजह से संधि करना चाहते थे अंग्रेजों से, आपको पता ही। लेकिन अंग्रेजों को लग रहा था कि अगर अपन राजस्थान के सारे राज्यों से संधि कर लेंगे तो इन सारे राज्यों की सुरक्षा का भार भी किसके ऊपर आ जाएगा? अपने ऊपर। भाई संधि करने का मतलब ये नहीं कि आपकी सुरक्षा कौन करेगा? हम करें। तो एकदम से इतनी सारी व्यवस्थाएं करना उनके लिए संभव नहीं था। इससे क्या होगा? मराठों को जो है ताकत मिलेगी, और मराठे अगर आक्रमण कर देंगे तो हमको कहां कहां युद्ध लड़ने पड़ेंगे। भाई मान लो मराठों ने मारवाड़ में आक्रमण कर दिया, मराठों ने कहीं उदयपुर में आक्रमण कर दिया, मराठों ने किशनगढ़ पे आक्रमण कर दिया, कोटा पे आक्रमण कर दिया, बूंदी पे कर दिया, तो अलग अलग जगह कहां कहां लड़ेंगे अंग्रेज। इसलिए उस टाइम पे बेलेजली ने सोचा कि यार ये 3 तो जो कर ली बाकी मत करो। तो 3 कर ली उसने, कौन कौन सी? भरतपुर, अलवर और जयपुर। अब ये चीजें हो गई, 10 एक साल बीते और मराठों को अंग्रेजों ने पूरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया, हरा दिया। अब अंग्रेजों के सामने पूरे भारत में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों से लड़ाई कर सके, नहीं थी। ऐसी स्थिति में अब उन्होंने कहा भाई हाँ हाँ, कौन कौन थे जो संधि करना चाहते थे? कि साहब हम, तो आ जाओ आ जाओ। फिर सबको बुलाया और बढ़िया मजे से संधि, क्योंकि अब कौन करेगा? अंग्रेजों का मुकाबला करने वाला कोई बचा ही नहीं, मराठे हो गए खत्म, मराठे बिल्कुल हार के खत्म हो गए थे। तो इसलिए फिर दूसरे चरण की संधियां हुई, उनको हम कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की संधियां। किसकी संधियां? चार्ल्स मेटकॉफ की संधियां। और ये हुई है आपके 1817-18, जिनमें सबसे पहले करने वाला कौन था? करौली। पढ़ा है क्या कभी? सबसे पहली संधि, अरे इतिहास वालों ने तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा क्या? पहली संधि करने वाला कौन था? करौली। ठीक है, अब लिखो, आप थोड़ा सा लिखो, लिखो हेडिंग क्या डालोगे? सहायक संधियां। लिखो भाई, राजपूताना में, राजपूताना में प्रथम बार लॉर्ड बेलेजली की, क्या था? लॉर्ड वेलेजली
की सहायक संधियां, राजपूताना में प्रथम बार लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां करने वाले राज्य कोष्टक में लिखो 1803, फिर लिखो पहला राज्य भरतपुर, दूसरा लिखो अलवर, और तीसरा लिखो जयपुर। भरतपुर के आगे कोष्टक में लिख सकते हो रणजीत सिंह। राजा कौन थे? रणजीत सिंह। अलवर के आगे कोष्टक में लिख दो बख्तावर सिंह। राजा कौन? बख्तावर सिंह। बात समझ में आ गई क्या? अब ये तो हो गई प्रथम चरण की संधियां, जो किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली। अब मैंने ये भी बता दिया कि 3 ही राज्यों से हुई, 3 से ही हुई ना, बाकी से नहीं हुई। क्यों? ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि अंग्रेजों को डर था मराठों का, इसलिए उन्होंने सोचा यार अपने जो हो गई वो ठीक है, अभी मत करो, अभी अपन करेंगे, मराठे इन पे अटैक कर देंगे तो अपने को लड़ने आना पड़ेगा। अपन कहाँ कहाँ राजस्थान बहुत बड़ा राजपूताना, कहाँ कहाँ लड़ते फिरेंगे, इसलिए बाकी राज्यों से अंग्रेजों ने नहीं की। कितने से की? केवल भरतपुर, अलवर और जयपुर वाली भी इनकम्प्लीट थी, अधूरी थी, लेकिन फिर भी लिख लो। इसमें से प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों में पहली सहायक संधि किसने की? दूसरा प्रश्न बनता है राजस्थान में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों में संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? भरतपुर, अलवर, जयपुर। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन में मिलेगा उदयपुर, तो आपको पता चल जाएगा उदयपुर ने नहीं की, तो उदयपुर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे आएंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1803 में सहायक संधियां करने वाले राज्य निम्न में से कौन थे? तो 3 थे, भरतपुर, अलवर और, या फिर आएगा कौन सा नहीं था, तो उसमें एक मिलेगा आपको जैसलमेर, या फिर उदयपुर मिल जाएगा, किशनगढ़ मिल जाएगा, कोटा मिल जाएगा, बूंदी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाए पर जान जाओ उसको आंसर। ठीक है, इजी है। ये तो हो गया पहला चरण। अब क्या होता है, कुछ सालों बाद मराठे पूरी तरह हार चुके, और मराठों के हार जाने के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब अपने कोई दिक्कत नहीं, अब अपने को पूरे भारत में कोई चैलेंज करने वाला बचा नहीं। ऐसी स्थिति में अब वो चाहते थे कि अब देखो अंग्रेज इस टाइम पे क्या चाहते थे, समझना थोड़ा है ना। देखो ये अपने ज्यादा बड़ा हो गया, देखो ये जैसे अपने राजपूताना है, इसमें अब देखो इसमें भी आपको पता है बहुत सारे राज्य थे, है ना, करीब कितने थे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, तो उस टाइम पे थे एकीकरण के टाइम। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 20-22 क्या थे इसमें राज्य थे। 20-22 राज्यों में अंग्रेज क्या चाहते हैं? अंग्रेज ने, मान ले अंग्रेजों ने आपके ये जोधपुर है, और जोधपुर से अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों ने जोधपुर संधि कर ली। फिर यहाँ पे क्या है? उदयपुर है, मेवाड़ है, इससे भी अंग्रेजों ने क्या कर ली? संधि कर ली। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंग्रेज ये चाहते थे, संधि का मतलब क्या होता था? संधि का मतलब ये कि हम, आप पर कोई भी अगर आक्रमण होगा तो हम सुरक्षा करेंगे आप, ठीक है, और आप हमसे बिना पूछे किसी से लड़ाई झगड़ा आक्रमण नहीं करो। ठीक है, अब 2 विकल्प थे अंग्रेजों के सामने, भाई ये इतने सारे राज्य हैं तो अंग्रेजों ने अलग अलग क्यों की सबसे संधि? संधि करनी थी सबको एक साथ बुला लेते कि भाई आ जाओ सारे के सारे एक ही
पेपर पे हस्ताक्षर कर दो और एक बार में हो गई संधि। ऐसा कर सकते थे ना, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज बुद्धिमान थे। क्या थे? बुद्धिमान। जैसे आपने बारमली पढ़ी थी, बारमली क्या थी? सुंदर थी ना। ऐसे अंग्रेज क्या थे? बुद्धिमान। बुद्धिमान ऐसे थे कि उन्होंने सोचा कि अगर अपन पूरे राजपूताना से एक साथ संधि कर लेते हैं, यानी सभी राजाओं को एक ही बना देते हैं, तो ये सारे के सारे मिलके क्या बना लेंगे? एक संगठन बना लेंगे, सारे एक हो जाएंगे ना। सबसे एक साथ संधि कर ली, सब पे एक ही साइन कराए, तो सब सोचेंगे यार अपन तो सब बराबर हो गए, और बराबर हो गए यानी कि सब भाई हो गए, और भाई हो गए तो अपन एक हो जाते हैं, एक होके अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि मराठों के बाद उनके विरुद्ध कोई भी संगठन बने, कोई भी संगठन बना के उनसे लड़ने आए। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? एक नीति अपनाई, और इस नीति को कहते हैं अधीनस्थ पार्थक्य नीति। नाम सुना है क्या? अधीनस्थ पार्थक्य नीति। देखो, अधीनस्थ का मतलब होता है अधीन रखो, पार्थक्य का मतलब होता है पृथक रखो। पार्थक्य का क्या मतलब है? पृथक, यानी इससे अलग संधि करो, इससे अलग संधि करो, यहां वाले से अलग करो, यहां वाले से अलग संधि, यहां से अलग संधि, यहां से अलग, सबसे अलग अलग संधि करो। ठीक है? सबसे संधियां कैसी करनी है? अलग अलग। इसको कहते हैं पार्थक। पृथक से बना है पार्थक। अरे पृथक जानते हो ना? पृथक यानी अलग, पृथक से क्या बन गया? पार्थक। तो सबसे अलग अलग संधि करनी, इसलिए इस नीति को क्या कहते हैं? अधीनस्थ पार्थक्य नीति। और इस नीति के तहत 1817 और 18, हालांकि एक दो संधि बाद में भी हुई है, जैसे सिरोही वाली 1823 में हुई है ना, झालावाड़ वाली 1838 में हुई है, लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है। अपने को मतलब क्या है? 1817-18 में ज्यादातर संधियां हुई हैं, इसलिए अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत अगर पूछा जाए संधियां कब हुई थी, तो कब हुई थी? 17 और 18। इनमें भी पहली संधि करने वाला था करोली। ठीक है, तो ये जानकारी लिखो। लिखो, दूसरे चरण में राजपूताना में दूसरे चरण में चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा संधियां की गई, जिन्हें अधीनस्थ पार्थक्य नीति कहा जाता है। इन संधियों को क्या कहते हैं? अधीनस्थ पार्थक्य नीति। अधीनस्थ यानी अधीन बना लो राजाओं को, पार्थक्य यानी अलग रखो, तो अधीनस्थ पार्थक्य नीति कहा जाता है। सर्वप्रथम यह संधि करौली के शासक, करौली के राजा, अब देखो राजाओं के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, पर अगर चाहो तो लिख लो, हरबख्श पाल। क्या नाम था? हरबख्श पाल। ये हर, ये बख्श और ये पाल। और हरबख्श पाल कौन था? करौली वाले हैं, इसने सबसे पहले की थी। ठीक है। अंतिम संधि, अंतिम अंतिम संधि सिरोही द्वारा, अंतिम संधि सिरोही द्वारा 1823 में की गई। अंतिम संधि सिरोही द्वारा 1823 में की गई।
समझ गए क्या? एनी डाउट? समझ गए क्या? उठ जाओ, नींद मत रहो। कुछ लोग तो सो जाते हैं कि ठीक है तू पढ़ाता रहे, हम तो सो लेते हैं हम तो तेरा मेरा तो क्या, मैं तो मेरा रिवीजन तो करके जाऊंगा, मेरा तो रिवीजन हो रहा है बढ़िया। भाई तुम नहीं पढ़ोगे मत पढ़ो, मेरे तो रिवीजन हो रहा है, अपन तो सीख रहे। तो संधियां समझ में आ गई? पहली संधि किसने की? करौली वाले ने। और अंतिम संधि सिरोही। अब देखो ये संधियों में शर्तें क्या थी, ऐसे समझ लो, लिखाऊंगा नहीं। संधियों में शर्तें ये थी, पहली शर्त थी कि जो राजा संधि कर रहा है ना, वो राजा कोई भी युद्ध, संधि, कोई भी बाहरी राजा से, दूसरे राजा से, विदेशी मतलब, विदेशी का मतलब समझ रहे हो क्या? जयपुर के लिए उदयपुर क्या है? विदेश। उस टाइम पे विदेश का मतलब है कि दूसरा राजा, वो विदेश है, विदेशी। अब तो क्या है, सारा भारत एक हो चुका है, एकीकरण हो गया। लेकिन उस टाइम पे तो अपने अपने सिक्के, अपने अपने कानून, अपने अपने नियम सबके अपने थे, तो सब विदेश थे। तो किसी भी राजा को दूसरे राजा से अगर युद्ध करना है, संधि करनी है, तो फिर किससे पूछना पड़ेगा? अंग्रेजों से। दूसरी बात, अगर किसी राजा पर कोई अटैक होता है, कोई आक्रमण होता है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। जब अंग्रेज रक्षा करेंगे, यानी कि रक्षा का काम अंग्रेज करेंगे, तो रक्षा करने के लिए अंग्रेजों को सेना चाहिए, सेना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस राजा के पास एक सेना रहेगी, और वो सेना कौन रखेगा? राजा रखेगा। उसका खर्चा कौन उठाएगा? राजा उठाएगा। लेकिन वो अंडर में किसके होगी? अंग्रेजों के। क्योंकि रक्षा कौन कर रहे हैं? और ये सारे जो है काम अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज बुद्धिमान थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सेना तुम्हारी, सेना का खर्चा भी तुम्हारा, लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा? सेना, आदेश किसका मानेगी? हमारा। राजा ने पूछा भाई ऐसे क्यों? कि ऐसा इसलिए ताकि आप तो अपनी मर्जी से कोई युद्ध आक्रमण कर दोगे तो हमारी फिर बात ही खत्म हो जाएगी संधि की, और आप हमको बदले में क्या दोगे? टैक्स। तो राजा अंग्रेजों को भी क्या देगा? थोड़ा बहुत टैक्स। बदले में अंग्रेज क्या करेंगे? सुरक्षा। अब यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये संधियां हो गई, संधियों की सारी बातें भी आपके समझ में आ गई। अब एक चीज थी कि इससे पहले क्या होता था भाई, अंग्रेजों से संधि कर ली जब, तो अंग्रेज राजाओं की सुरक्षा करने लग गए। लेकिन जब संधि नहीं की, उससे पहले राजाओं की सुरक्षा कौन करता था? कैसे होती थी? आपने दिमाग लगाया है, सोचा है कैसे होती थी? तो मैंने आपको बताया था सामंती व्यवस्था के बारे में, बताया था क्या? जागीरदार, सामंत। मैंने बताया था कि एक राजा के, मान लेते हैं बहुत सारे बेटे, हर राजा के, आपको पता है एक राजा की कई शादियां होती थी, कई संतानें होती थी। मतलब एक राजा कम से कम ये मान लो कि हर राजा के 15-20 संतानें तो होती होती, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि राजा तो एक ही बनेगा ना, तो बड़ा पुत्र जो है वो तो बन जाता था राजा। ये मान लो बड़ा पुत्र है, इसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। लेकिन बाकी के पुत्रों का क्या, वो क्या करें? तो वो सब छोटी छोटी जागीरें उनको ऐसे देते थे, भाई तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा, तू यहां बैठ जा, तू यहां। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा जहां पे ये मान लो ये राजपूताना का राजा बना दिया कोई, और मान लो ये अपने कोई सीकर में बैठा है, तो सीकर से जितना भी अनाज उत्पन्न होगा, उस अनाज का किसान क्या देंगे? लगान। उस लगान में से थोड़ा बहुत तो खुद के लिए रख ले, और बाकी का सारा कहां भेज दे? राजा के पास। ये काम होगा इसका, ठीक है? और इसको जागीर मिली है, तो ये अपने पास थोड़ी बहुत सेना भी रखेगा, इसके पास थोड़ी बहुत क्या होगी? सेना। अब जैसे ही मान लो इस पर, इस राजा पर किसी बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये अपनी सेना लेके लड़ने आएगा किसके साथ? राजा के पास। इसको कहते थे सेवा चाकरी। इसको क्या कहते थे? सेवा चाकरी। यानी कि चाकरी करनी है, चाकरी करनी है मतलब राजा की सेवा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि राजा अपना भाई है। राजा क्या है? अपना, अरे भाई तो है, कभी न कभी भाई रहा है अपना, और अपना भाई है तो अपने भाई को बचाने जाना है, नहीं जाना है? तो राजा जो एक बार राजा बन गया,
जैसे मैंने आपको बताया था कि सलूम्बर वाले हैं, सलूम्बर थे ना, मेवाड़ में एक ठिकाना था चूंडावतों का, उसको सलूम्बर कहते हैं आजकल, आजकल तो जिला बन गया। तो मेवाड़ में चूंडावत जो थे, मेवाड़ पर कभी भी आक्रमण होता तो सबसे आगे लड़ने का अधिकार किसके पास था? चूंडावत। आप में से कोई ऐसे हैं कि जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो मेवाड़ों वाला? सारे देख लेना, वीडियो देख लेना, वीडियो देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार में समझ में नहीं आए 2 बार देखें, लेकिन देखना जरूर है, ताकि आप जब क्लास में यहाँ बैठो तो आपको जो भी चीज बताई जाए वो आपके समझ में आए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेवाड़ पर अगर आक्रमण होता है तो सबसे आगे लड़ने कौन आएगा? चूंडावत है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कभी राजा उनका क्या बना था? भाई तो था। अब तो नहीं है, अब तो बहुत पीढ़ियां हो गई, लेकिन कभी तो भाई था ना। तो यही जागीरदार होते थे। जागीरदार एक्चुअली में क्या होते थे? राजा के संबंधी होते थे, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई, ये सब क्या होते थे? जागीरदार। और राजा पर कोई भी आक्रमण होगा तो ये आपस में क्या लेके आएंगे? अपनी सेना लेके आएंगे, और बदले में राजा इनको क्या देता था? तो राजा और सामंतों के जो अधिकार, जो संबंध थे ना, वो भाईचारे वाले संबंध थे। कैसे संबंध थे? यानी सामंत जो है संकट की घड़ी में राजा के समक्ष खड़ा हो जाएगा उसकी सहायता के लिए, और राजा क्या करेगा? राजा जो है उनको सम्मान देता था, उनको जैसे हाथी पाव, सिरो पाव, ताजीम, बहापसाब, सुने थे नाम? देखो, जैसे मैं राजा हूं मान लेते हैं, और अपने मैं दरबार में बैठा हूं और वहां पे मेरा कोई सामंत आया, मान लेते हैं कहीं का सामंत आया, तो सामंत जैसे ही आया, राजा अपने स्थान से खड़ा हो गया, खड़े होके आओ आओ आओ, और फिर उसके कंधे पे हाथ रखा, इसको कहते थे ताजीम। और उसको बाह पसाव, बाह कहते हैं भुजाओं को, बाहों को, और बाहों को फैला के उसको गले लगाया, तो इसको क्या कहेंगे? बाह पसाव। तो ये सम्मान होता था सामंत के लिए। सामंत को ये सम्मान में शामिल सोचता है, और अपने तो बहुत खास है राजा का अपने से। अब जो मान लो अब कोई मंत्री है, और अपने में से कोई आदमी मंत्री जी से मिलने जाए, और मंत्री जी खड़े होके कहते हैं अरे आओ यार आओ आओ, इतने में ही आदमी तो 2 साल तक भूलेगा ही नहीं कि यार मजे आ गए अपने को, मंत्री जी खड़े होके गले लगा लिए अपने को। तो क्या चाहिए? तो इस तरह से राजा तो सामंतों को क्या देता था? सम्मान। और सामंत राजा के लिए क्या करते थे? लड़ाइयां, राजस्व का इकट्ठा करना, लगान इकट्ठा करके भेजना, ये सारे काम कौन करते थे? लेकिन अब हो गई संधि। अब क्या हो गई? संधि हो गई अंग्रेज। अब संधि हो गई तो अब राजा राजा का युद्ध होगा क्या किसी से? राजा युद्ध लड़ेगा क्या? क्यों लड़ेगा? राजा पे प्रतिबंध है, राजा ना युद्ध लड़ सकता है किसी से, ना किसी संधि कर सकता है। अब जो भी करेगा वो कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। यानी राजा निश्चिंत है। राजा की सुरक्षा भी कौन करेगा? अंग्रेज। राजा को सेना भी नहीं रखनी, राजा को ना इनसे भी कोई कुछ नहीं, इनसे टकराएगा राजा का अब कुछ। पहले तो राजा को ये था यार अपने पे संकट पड़ेगा तो ये सारे सारे अपनी सेना लेके आएंगे और अपने साथ मिलके युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अब युद्ध नहीं होने, अंग्रेज करेंगे सुरक्षा। तो फिर राजा को इनसे क्या काम पड़ा है? पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। तो राजा ने फिर इनकी अवहेलना करनी शुरू कर दी। इनसे कह दिया भाई तुम इतना सा लगान भेजते हो, साल भर खाते रहते हो बैठ के, इतना सा भेजते हो, और भेजो तुम, और ज्यादा भेजो। मेरे बेटे का जन्म हुआ है तुमने कुछ भेजा ही नहीं, भेजो। मेरी बेटी का मैं विवाह कर रहा हूं, तुमने भेजा ही नहीं, भेजो। तो इस तरह से उनसे, जागीरदारों से, सामंतों से राजा ने अब ज्यादा से ज्यादा क्या लेना शुरू किया? ज्यादा से ज्यादा धन लेना शुरू कर दिया। क्यों? पहले तो राजा के लिए लड़ते थे वो लोग, अब लड़ाई वड़ाई का कोई मौका ही नहीं है कि तुम निठल्ले हो गए, कुछ करते धरते हो नहीं हो तो तुम धन दिया करो मुझे। तो राजा को धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये है ही क्यों भाई, इनको बेदखल ही कर दो सबको। पहले इनका काम ये था कि अपने व्यवस्था बनानी है और सेना रखनी है अलग अलग जगह, अब तो ये सारा काम किसका है? सुरक्षा का काम किसका है? अंग्रेजों का है। तो अपन इनको क्यों झेलें? इस वजह से क्या होता है, सामंतों में और राजा में संबंध क्या हो गए? खराब। तो मैं आपको बता रहा हूं क्रांति के कारण। आखिर ये 1857 में क्रांति हुई थी। इसका पहला कारण क्या बना था? कि सामंतों में बहुत ज्यादा क्या था? असंतोष, गुस्सा था। सामंत गुस्सा थे। क्यों गुस्सा थे सामंत? क्योंकि अंग्रेजों के कारण उनकी जो सम्मान की स्थिति थी वो खत्म हो गई थी। अंग्रेजों से संधि करने के बाद राजा ने उनको भाव देना बंद कर दिया। अब अंग्रेज क्या करते थे? सुरक्षा करते थे, और राजा को सामंतों की जरूरत थी नहीं। इसलिए अब क्या स्थिति बनती है?
कि केवल सामंत क्या हो गए, केवल भाड़े के लोग हो गए। उनका काम क्या हो गया, केवल ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना और कहां पहुंचाना, राजा के। और राजा का पेट फिर भी नहीं भरता, वो और से और मांगता। अब दरबार में कोई सामंत आता तो राजा खड़ा भी नहीं होता। अरे अब क्या खड़ा होना, सम्मान देंगे तो भाई इससे क्या काम भटक रहा है मेरा, आया है क्या, आया तो बैठ जाओ उधर, भाई आया है तो बैठ जा, नहीं बैठा है जा रहा है जा। अब ये स्थिति हो गई। जबकि पहले क्या होता था, पहले राजा जो है दरवाजे तक छोड़ने जाता था कि चलो भाई हमारे फलाने राम जी आए वहां से, है ना, तो इनको छोड़ के आओ, आए हैं तो खड़े हो जाओ, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाओ जल्दी से, माउंटेन ड्यू। तो वो सब चीजें क्या हो गई, बंद हो। तो सामंतों में अब क्या हो गया, रोष, गुस्सा हो गया। सामंत समझ गए कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, अंग्रेजों के कारण हो रही है। भाई अंग्रेज नहीं थे तो सुरक्षा कौन करता था, हम करते थे, तो राजा हमको क्या देता था, सम्मान। लेकिन अब हमारा कोई काम ही नहीं पड़ा, हम हो गए निकम्मे, तो अब राजा हमको कोई सम्मान नहीं देता। ये बात समझ में आ गई क्या सभी के, हैं सबके आ गई क्या। तो ये एक कारण बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अंग्रेजों के, अच्छा ये सहायक संधियों वाला लिख लिया कि क्या क्या लिख लिया, तो सहायक संधियों की बातें आपने लिखी थी, पहले चरण वाली लिख ली, दूसरे चरण वाली लिख ली, है ना। फिर लिखो 1857 की क्रांति। अब ये देखो, ये क्रांति जो है ना, इसमें से प्रश्न जरूर आते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो ये क्रांति क्या थी, पहली बात तो यही जानो कि भाई क्रांति किसे कहते हैं, क्रांति क्या होती है। आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या, क्रांति किसे कहते हैं। भाई बहुत सारे आप में छोटे बच्चे हैं, आपने पहली बार क्रांति सुना होगा। क्या होती है क्रांति, क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए और हिंसक प्रयास किए जाएं, बड़े प्रयास किए जाएं, उसको क्या कहते हैं, क्रांति। क्रांति का मतलब परिवर्तन, क्रांति का मतलब क्या है, परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। बड़ा परिवर्तन लाना होता है ना किसी भी चीज में, तो हम कहते हैं यार क्रांति हो गई, है ना। जैसे आप घर पे क्रांति कर देते हो कभी कभी, आपने देखा भाई गर्मियों में लाइट बहुत जा रही है, बहुत जा रही है, तो आपने घर में जो है क्रांति का बिगुल बजाया, अपने पापा का अब तो इन्वर्टर आ जाएगा तो ही पढ़ूंगा मैं, तो ही पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी, ये पकड़ो तुम्हारी किताबें। तो फिर घर वाले जो परेशान होके वो फिर इन्वर्टर लाके लगा देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हो गई क्रांति, हो गई ना। तो इस तरह से क्रांति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। किसी चल रही व्यवस्था में, कोई व्यवस्था चल रही और उसमें बड़ा परिवर्तन किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्रांति। 1857 में आपने देखा कि 1817-18 में अंग्रेजों ने संधियां कर ली। संधियां करने से क्या होगा, दो तीन प्रभाव पड़े। पहला प्रभाव किस पे पड़ा, सामंतों, सामंत परेशान हो गए, उनको लगा अपने तो मान सम्मान वैल्यू सब क्या हो गया, समाप्त। दूसरा प्रभाव पड़ा किसानों पे। किसानों ने देखा कि यार पहले तो अकेले जागीरदार को ही लगान देते थे, अब जागीरदार राजा, जागीरदार से राजा ज्यादा मांग रहा है, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, और राजा से कौन मांग रहे हैं, अंग्रेज मांग रहे हैं। यानी कि अब अंग्रेज और जुड़ गए, तो अब ज्यादा लगान मांगने हैं। तो पहले तो किसान को क्या होता था, भाई ज्यादा ज्यादा आपके 100 बोरी हुई है तो 100 बोरी में से 10 बोरी राजा ले लेगा, तो 90 बोरी किसान के पास बचेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, 100 बोरी हुई है तो किसान को कम से कम 50-60 बोरी तो किसको देनी पड़ेगी, अंग्रेजों को, क्यों, राजा को। राजा वो अंग्रेजों को देगा, ये देगा। फिर धीरे धीरे स्थिति और बढ़ी, फिर राजा की भूख और बढ़ी। राजा को लगा यार ये जागीरदार जो है इनसे क्या काम है अपने, तो इनको मैं अपनी तरफ से कितना ही बसूं, अपने को तो और ज्यादा चाहिए। तो फिर और ज्यादा, तो धीरे धीरे किसान की हालत क्या हो गई, खराब। फिर किसान, ये स्थिति हो गई किसान की कि उसने अपनी जमीन को ही छोड़ दिया कि यार बढ़ने दो यार, पूरी साल तो मेहनत करते हैं और 20 बोरी अनाज होता है और 20 में से अपने कितनी बचती है, 2 बोरी। ऐसे अपनी खेती क्यों करनी, अपन मांग के खा लेंगे। तो उसने जमीन छोड़ दी, तो जमीन पे काम करना ही बंद कर दिया बहुत से किसानों। कहने का मतलब किसानों की स्थिति क्या हो गई, खराब।
किसान की स्थिति खराब हो जाएगी तो व्यापारी की अच्छी रहेगी क्या? भाई किसान के पास पैसा होगा तो वो बाजार जाएगा, बाजार जाके वो कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदेगा, अपने मिठाई वाले से मिठाई खरीदेगा, सारी चीजें खरीदेगा ना। जब किसान के पास तो एक ही बोरी बच रही है, अब वो अपना खाना खाए या मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, तो किसानों की स्थिति क्या हो गई? खराब। और किसानों की स्थिति खराब होने से व्यापारियों की स्थिति भी क्या हो गई? खराब हो गई। भाई जब अपने पास पैसा होगा तभी तो मार्केट में जाके खर्च करेंगे, और जब मार्केट में खर्च करने वाला ही कोई नहीं होगा तो व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा फिर? तो व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई। फिर इसके बाद जनता की बात करें तो भाई जनता में धीरे धीरे क्या हुआ? जनता पे बहुत सारे प्रतिबंध लगे। पहले राजा उनको बड़े प्यार से रखता था, बड़े सही रखता था, अब राजा ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जनता की परेशानियों पे ध्यान देना बंद कर दिया। क्यों? राजा को लगता था यार अपने क्या है, अपने को राजा बनाने वाले कौन है? अंग्रेज। भाई अपनी सुरक्षा कौन कर रहे हैं? अंग्रेज। अपने किन के दम पे अपन राजा बने हुए हैं? अंग्रेज। तो जनता से अपनी क्या टकरी? जनता को अपने अंग्रेज देख लेंगे अपने आप। तो इस तरह से जनता पे ध्यान देना भी क्या कर दिया? अब राजाओं का एक ही काम हो गया, बढ़िया अच्छी जो बंदूकें मंगवाते थे ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, बढ़िया अच्छी वाली बंदूकें, अच्छी वाली शराब मंगवाते थे बाहर से, अच्छे वाले जो है गाड़ियां, और बढ़िया गाड़ी लेके जंगल में निकल गए, बंदूक चलाई, हिरण मारा, शेर मारा, चिंकारा मारा, ये मारा, बस शिकार किया, आमोद प्रमोद, जंगल में बढ़िया कैंप लगाया, दो चार नाचने वाले बुला लिए, नाचने वालियां बुला ली, और डांस वांस चल रहा है तमंचे पे डिस्को। तो राजाओं का काम क्या हो गया? सीधा विलासिता का। राजा 4-4 बजे तक पार्टी करते, और फिर गाना क्या चलता कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी। तो इस तरह से राजाओं ने सारा अपना समय किस में बिताना शुरू कर दिया? भोग विलास में, और जनता के सुख दुख को बिल्कुल भूल गए। तो इस बात से कौन परेशान है? आपको 1857 की क्रांति के कारण पूछेगा तो आप क्या बताओगे? भाई सामंत परेशान थे, समझ में आ गया। किसान परेशान थे, समझ में आ गया। जनता परेशान थी, समझ में आ गया। व्यापारी परेशान थे, समझ में आ गया क्या? ये चार तो आ गए समझ में। तो लिख लो 1857 क्रांति के कारण। कारणों में सबसे पहला लिखो सामंतों की स्थिति दयनीय हो जाना। दयनीय समझते हो ना? सामंतों की स्थिति क्या हो गई? दयनीय। सामंतों की स्थिति दयनीय हो जाना। फिर लिखो किसान, अगला व्यापारी एवं जनता क्या हुआ इनको? परेशान थी। किससे परेशान थी? राजाओं के शासन से किसान, व्यापारी और जनता, इनकी सबकी स्थिति क्या हो गई? खराब। तो ये परेशान हो गए। दूसरा कारण हो गया। अब अगला कारण देखते हैं। एक कारण था सामाजिक। समाज में क्या होता था? अब पहले क्या होता था? जंगलों में रहते थे आदिवासी, ठीक है, जनजातियां जो थी वो जंगलों में रहते थे। भील हैं, गरासियां हैं, मीणा है, डामोर है, सांसी है, कंजर है, और इधर कौन है? सहरिया है, ये गरासिया बोल दिया ना। ये सारे के सारे कहाँ रहते थे? जंगलों। और जंगलों में रह के क्या करते थे? किसी भी पेड़ को काटा, 4-5 पेड़ काटे, आसपास की जमीन साफ किया, उस टुकड़े पे खुदाई की, उसमें बीज बोए, अपने खेती की और खाया। अगले साल फिर दूसरी खेती, अगली जमीन। इसको कहते थे झूम कृषि। क्या कहते थे इसको? झूम कृषि। ये आपने पढ़ी होगी भूगोल में, चिमाता, दजिया, बालरा, ठीक। ठीक है। तो झूम खेती जो है ये कौन करते थे? आदिवासी। अंग्रेजों ने कहा यार ये क्या तरीका है, इतने सारे पेड़ों को काट देते हो, पूरा जंगल साफ हो जाता है, जंगल साफ हो जाता है तो जंगली जानवर भी भाग जाते हैं, फिर हम शिकार कहां करें? तो अंग्रेजों को ये दिक्कत, राजाओं को भी ये दिक्कत, उनको भी शिकार करना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनजातियों पे, आदिवासियों पे क्या लगाए गए? प्रतिबंध, कि भाई तुम
ऐसे ये पेड़ वेड़ नहीं काटने, ये जमीन बाहर ले लो, यहाँ खेती कर लिया करो, एक जगह रह लो। जनजाति के अपने को मजा ही नहीं आता है, हम अलग अलग जगह करते हैं तब मजा आता है हमको। हम एक जगह अगर खेती करने लग जाए तो हमको मजा नहीं आता है, हमको तो चाहिए अलग अलग जगह पे, यहाँ पे कर लिया आज, यहाँ पे कर लिया। तो ऐसी स्थिति में इनमें भी आपस में टकराव होना था। तो इसलिए एक कारण क्या बना कि जनजाति जो थे वो भी अंग्रेजों से क्या थे, नाराज थे। एक कारण ये बना कि अंग्रेज जो थे वो भारत आए तो वो देखते थे यार ये तुम क्या करते हो यार, ये छोटी सी बच्ची है, 4 साल की है और तुम इसकी शादी कर रहे हो। हाँ कि हमारे तो ऐसे होता है, बाल विवाह कर रहे हैं हम तो, यार तुम क्या मूर्ख हो क्या, बाल विवाह क्यों कर रहे हो, और ये क्या कर रहे हो तुम, वो आदमी मर गया उसके साथ में उसकी पत्नी को भी लिटा रहे हो, उसको जिंदा जला रहे हो, आगे सती कर रहे हैं। अरे क्या ये क्या तरीका है तुम्हारा है, और ये क्या है, ये सफेद साड़ी पहन के कौन घूम रही, ये विधवा है, तो कि इसको ढंग से, अरे कि नहीं इसको इसको खाना भी ढंग से नहीं मिलेगा, इसको पहनने को कुछ नहीं मिलेगा, और किसी दिवाली वाली पे समारोह में बाहर नहीं निकलेगी, ये अपने अंदर बैठी रहे, ये क्या है कि ये विधवा है। अंग्रेजों ने इन सब चीजों को रोकने की कोशिश की, किया तो अच्छा था, लेकिन उस टाइम वाले लोगों को लगा यार ये अंग्रेज हमारे घुस रहे हैं, हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस बात से कौन परेशान थे, लोग परेशान। लोगों को लगा यार अपनी सामाजिक व्यवस्था को कौन खराब करना चाहते हैं, यानी हमको ये हिंदू नहीं रहने देना चाहते, ये हमको क्या बना देंगे, ईसाई बना देंगे। तो इस वजह से वो परेशान। फिर एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों ने कोशिश की कि यार जनगणना करवा देते हैं, ठीक है। कब करवाई थी, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये क्रांति के बाद की बात है, लेकिन बता रहा हूँ अपनी स्थिति क्या थी भारत में, कि एक बार 1872 में जनगणना करवाने की सोची थी लॉर्ड मेयो ने। तो जनगणना सब जगह खुले जगह इतनी मात हो गई, फिर लॉर्ड मेयो के पास गए जनगणना वाले, और कि लो भाई ये जनगणना कर ले कि हाँ, कि जंगलों में करनी क्या, अरे साहब जंगलों में तो भील रहते हैं, वहां कौन जनगणना करेगा, अरे कि नहीं यार ऐसे थोड़ी, उनको भी गिनो, वो भी तो आदमी है भाई, वो मनुष्य नहीं है क्या, वो भी मानव है, उनको भी गिन के लाओ कितने हैं, उनके लिए भी देखेंगे, देखिए क्या क्या मिल सकता है। तो जनगणना होती क्यों, जनगणना होती ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितना क्या है, और उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी तो पता चलेगा ना कितना खाने के लिए अनाज चाहिए, कितना कपड़े चाहिए, कितने पानी की व्यवस्था चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, ये सब कहाँ से पता चलता है, जनगणना। तो बिलों की जनगणना करने के लिए पहुंचे लोग, अंग्रेजों के अधिकारी पहुंचे एक घर में, बिलों की जो है जंगल में गए, बिलों की बस्ती में गए, जाके बोला भाई क्या क्या करने आए हो, कि गिनने आए। तो कि बताओ आप कितने लोग, और आदमी कितने, आदमी इधर खड़े हो जाओ, औरतें इधर खड़ी हो जाओ। तो उन बिलों को समझ में आया कि यार ये आदमियों को इधर खड़ा कर रहे हैं, औरतों खड़ी रही, ये देख रहे हैं कि कितने आदमी मोटे हैं और कितनी औरतें मोटी है, और मोटे आदमी को तो मोटी बीवी देंगे, और पतले आदमी को कैसी देंगे, पतली। और जो आदमी मान लो पतला है और उसकी वाइफ कैसी है, मोटी, तो उसको हटा के उसके सिर पतले वाले को देंगे, मोटे वाले को देंगे। और कोई आदमी मोटा है और उसकी बीवी कैसी है, पतली है, तो उसको भी उसके से हटा के और दूसरे आदमी को देंगे, किसको देंगे, पतले वाले को। ये समझ में आया उन लोगों, तो वो भाग खड़े हुए, और भाग के उन्होंने अपने अपनी तलवार हथियारें निकाली, और वो सारे अधिकारी वहां से जान बचा के चप्पल हाथ में लेके भागे और सीधे आके। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो इसलिए अंग्रेज कोई सुधार भी करना चाहते थे ना, तो अपने को लगता था यार तो अपने को परेशान करेंगे। तो ये भी एक कारण था। फिर धार्मिक कारण बना। धार्मिक कारण ये था कि अंग्रेजों को एक एनफील्ड नाम की राइफल चलती थी, अब तो एनफील्ड बाइक आती है, उस टाइम पे एनफील्ड का नाम था एनफील्ड बाइक। उसी गन एक बंदूक आती थी राइफल, जिसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था, उसी के नाम पर आजकल रॉयल एनफील्ड जो बाइक आती है वो उस गन के नाम पर है। तो आप रॉयल एनफील्ड की बाइक को देखना कभी, उस पर ना एक गोल लोगो बना होता है, उसमें लिखा होता है बहुत छोटे अक्षरों में कि मेड लाइक ए गन। क्या लिखा होता है, मेड लाइक ए गन। तो वो गन कौन सी है, वो। तो इनफील्ड जो राइफल्स थी ना, उनमें क्या स्थिति थी, उनमें यह था कि भाई उसमें चर्बी लगानी पड़ती थी, कारतूस, कारतूस कहते हैं गोली को, और गोली को कवर करते थे। उस टाइम थैली थोड़ी थी, तो थैली में नहीं करते थे, किस में पैक करते थे गोली को, कारतूस में, ताकि उसका बारूद वगैरह है वो खराब नहीं हो।
तो वो कारतूस को अब आप वहां, ये तो है नहीं कि हर सैनिक को भाई ब्लेड पकड़ा देंगे, ब्लेड से वो ऐसे ऐसे काटेगा, फिर काटेगा ब्लेड से, फिर भरेगा, फिर चलाएगा, इतने में तो कोई निपटा जाएगा, उसको उसका कल्याण कर देगा इतने में तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, वो सैनिक उसको मुंह से काटता था फटाफट, और मुंह से काटा, भिगोया धोया और हो गया, ऐसे चला देता था जल्दी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने जब ये कारतूस लिए तो भारत वालों को पता चला कि ये कारतूसों पे जो चर्बी है ना, वो गाय की है और सुअर की है। तो जो हिंदू, अब ये थी नहीं थी ये आज तक पता नहीं चला, वास्तव में वो चर्बी किसकी थी ना, आज तक ही पता नहीं चला है, लेकिन ऐसी अफवाहें उड़ गई। तो एक कारण ये बना। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, आर्थिक कारण बने। अच्छा, एक कारण ये बना कि अंग्रेज जो है भारतीयों को समझते नहीं थे। अंग्रेजों के जो होटल वोटल होते थे, होटलों पे लिखा रहता था बाहर कि भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अंग्रेज, अब भारतीय सोचते हैं, पहले तो भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता था, तो सोचते हैं कुछ लिखा होगा बढ़िया सा, है अपनी भाषा थोड़ी है। लेकिन जो भारतीय पढ़ना सीख गई थोड़े बहुत अंग्रेजी, तो उन्होंने देखा यार अच्छा ये तो अपने बारे में लिखा है, क्या यार साढ़े अपने को घुस नहीं, अपने को कुछ मानते ही नहीं, कुत्तों के साथ बैठा दिया। महात्मा गांधी को आपको पता ही है, ट्रेन में से फेंक दिया था एक बार। महात्मा गांधी का मैं टिकट लिया, मेरे टिकट लाया होगा तो गजब, कि मैं तो गोरा नहीं हूं, मैं तो काला नहीं हूं, मैं तो सांवला हूं, आंखें सांवला भी नॉट अलाउड, वी डोंट वांट एनी सांवरिया। तो इस तरह से क्या है कि अंग्रेज क्या करते थे, भेदभाव कर, क्या करते थे, भेदभाव कर, रंग के आधार पे क्या करते थे, भेदभाव, अपने आप को मानते थे सुपर, सुपर से भी, और हमको क्या मानते थे, बहुत नीचे। तो ये एक कारण बना, भारतीयों के मन में क्या आ गई, नफरत, यार ये तो अपने आप भेदभाव करते हैं हमारे साथ, हमको मनुष्य नहीं मानते। तो ये भी एक कारण किसका बना, क्रांति। तो अब मैंने आपको क्रांति के कारण समझाए, समझ में आए क्या, पक्का है क्या? कल क्रांति की घटनाएं पढ़ेंगे अपन, क्या क्या हुई राजस्थान में, कैसे कैसे क्रांति हुई, है ना। और इसके बाद कल ही खत्म करेंगे। आज आपने लिखा है क्या कुछ, बहुत कम लिखा है। कल है ना सुबह से लिखना शुरू करेंगे और दोपहर तक लिखेंगे। हाँ, तो लिखने के लिए तैयार रहना कल, ठीक है, और टाइम पे आना।